हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। सुबह के 5 बजे थे। लखनऊ के पुराने मोहल्ले में बने मोहनलाल के घर के आंगन में तुलसी पर दिया जल रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, पर घर के भीतर माहौल पहले ही गर्म हो चुका था। रसोई में आर्या खड़ी थी। उसके हाथ में झाड़ू थी और चेहरे पर थकान। कल रात देर तक ऑफिस का काम निपटाने के बाद उसने बर्तन धोए थे और आधी रात के बाद ही उसे नींद नसीब हुई थी। सुबह फिर वही दिनचर्या। सबसे पहले झाड़ू, फिर रसोई साफ करना, उसके बाद नाश्ता बनाना। पीछे से सास सुधा देवी की आवाज़ आई, आर्या जल्दी करो, विवेक को ऑफिस भी जाना है और नेहा को कॉलेज। 8 बजे तक सबको नाश्ता चाहिए। आर्या ने सिर हिलाया, पर उसके चेहरे की थकान सुधा देवी को दिखाई ही नहीं दी। थोड़ी देर में नेहा कॉलेज के लिए तैयार होकर रसोई में घुस आई। हाथ में मोबाइल था और कान में ईयरफोन। भाभी मेरे लिए पराठे बना देना, वो भी आलू वाले, और हाँ टाइम से बनाना, मुझे लेट नहीं होना। आर्या ने एक पल उसे देखा, चाहा कि कह दे तुम खुद भी थोड़ी मदद कर सकती हो, पर शब्द गले में ही अटक गया। वही हॉल में बैठे मोहनलाल अखबार पढ़ रहे। पेंशन पर चलने वाली जिंदगी में अब चुप्पी ज़्यादा और बोलना कम रह गया था। घर में क्या हो रहा है उन्हें सब दिखता था, पर वे दखल कम ही देते थे। विवेक कमरे से निकलकर तैयार हो रहे थे। उनके हाथ में ऑफिस का बैग और लैपटॉप था। उन्होंने आर्या की ओर देखा, मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में बेबसी छुपी थी। नाश्ता बनाते बनाते आर्या के हाथ रुक गए। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी एक बात कहूँ, घर में कोई बर्तन धोने वाली रख लीजिए प्लीज़। मैं ऑफिस से आकर देर रात तक बर्तन धोते धोते थक जाती हूँ। इंसान हूँ, मशीन नहीं। इतना सुनते ही सुधा देवी का चेहरा तमतमा गया। हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी, बहू हो तो घर का काम तुम्हारा है। और एक कैसी बातें करती हो, डिस्पोजल प्लेट में खाने की। हमारी परंपरा में सब नहीं चलता। आर्या चुप रह गई। उसकी आंखें भर आई, पर उसने खुद को संभाल लिया। ऑफिस पहुंची तो वहां की दुनिया और थी। मीटिंग, प्रोजेक्ट और क्लाइंट्स, सभी उसे एक काबिल महिला समझते थे जिसकी मेहनत से कंपनी का काम चलता था। पर वही महिला जब घर लौटती तो उसे सिर्फ बहू के रूप में देखा जाता, जो थके होने पर भी घर में बर्तन धोए, खाना बनाए और सबकी सेवा करे। उस दिन मीटिंग खिंच गई और रात के 9 बज गए। जब वो घर पहुंची तो देखा हॉल में सुधा देवी और मोहनलाल जी टीवी देख रहे थे। नेहा फोन पर हंस रही थी और विवेक लैपटॉप पर टाइप कर रहे थे। वह चुपचाप कमरे में चली गई, कपड़े बदले, चेहरा धोया और रसोई की ओर बढ़ी। पहले लगा कि खाना बना हुआ है, लेकिन रसोई में घुसते ही उसके सपनों का बुलबुला फूट गया। खाना बाहर से मंगवाया गया था, पर रसोई जानबूझकर गंदी कर दी गई थी। सैलाब पर तेल फैला हुआ था, बर्तन बिखरे पड़े थे और सिंक में जूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा था। उसे देखते ही आंसू रुक ना पाए। इतने सारे बर्तन, आखिर कब तक। उसने पहले रसोई साफ की, फिर जूठे बर्तन धोए। भूख लगी थी, पर अब खाने की इच्छा ही मर चुकी थी। रात को जब वो कमरे में लौटी तो विवेक ने पूछा, क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाई। आर्या थकी हुई आवाज़ में कहा, भूख ही नहीं बची। इंसान हूँ विवेक, मशीन नहीं। दिन भर ऑफिस, फिर घर, पता नहीं इस घर के लोग समझते क्यों नहीं। विवेक ने कुछ सोचा और धीरे से बोला, तो एक काम करो, कुछ दिन की छुट्टी ले लो, आराम कर लो। आर्या के दिल में तूफान उमड़ रहा था। छुट्टी ले भी ले तो क्या बदलेगा, घर का काम तो और बढ़ जाएगा। पर उस समय वह बहस करने की हालत में नहीं थी। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन घर में ऐलान हो गया कि आर्या ने नौकरी छोड़ दी। सुधा देवी और नेहा के चेहरे पर खुशी थी। अब घर में काम पर ध्यान देगी बहू। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि उस नौकरी के पैसे से ही तो कार की किस्त, नेहा की स्कूटी और घर की ज़रूरतें पूरी होती थी। 2 दिन बाद ही असर दिखा। मोहनलाल और सुधा देवी बाहर जाने लगे तो मोहनलाल जी ने विवेक से कार की चाबी मांगी तो विवेक ने कहा, पापा कार नहीं दे सकता, कंपनी वाले कार वापस ले जाएंगे। अब अकेली मेरी सैलरी से सब कुछ नहीं हो सकता। घर में पहली बार सन्नाटा छा गया। लखनऊ का वही घर, ड्राइंग रूम में सब खामोश बैठे थे। विवेक के मुंह से निकली बात, कार कंपनी वाले वापस ले जाएंगे, जैसे किसी बम की तरह फटी थी। सुधा देवी ने अखबार को मेज पर पटका, वाह, तो अब हमारी हालत इतनी बुरी हो गई है कि अपनी ही कार हमें छोड़नी पड़े।
ये सब उस नौकरी छोड़ने का नतीजा है। बहू ने अगर साथ दिया होता तो ये दिन क्यों देखना पड़ता। मोहनलाल धीमी आवाज़ में बोले, सुधा तुम जरा सोचो भी, अकेले लड़के पर कितना बोझ है। बहू ने नौकरी छोड़ दी है तो असर तो पड़ेगा ही ना, और तुम ही तो घर के इतने सारे काम उसके जिम्मे डाल देती हो। सुधा देवी झल्ला गई। तो क्या बहू को नौकरी करने के लिए बस ब्याह कर लाए थे? घर का काम कौन करेगा? रोटी बर्तन कपड़े ये सब क्या कोई और करेगा जो मैं उस पर बोझ डाल देती हूँ। नेहा जो अब तक चुप थी फ़ोन से नज़र उठाकर बोली, भैया आपने तो पहले कभी नहीं कहा कि पैसों की इतनी तंगी है। मेरी शादी ड्रेस जेवर खर्चा भी होगा, कैसे चलेगा सब। विवेक ने गहरी सांस ली। यही तो कह रहा हूँ नेहा, पहले 2 लोग कमा रहे थे तो सब मैनेज हो रहा था, अब सिर्फ मैं कमा रहा हूँ, ऊपर से लोन बिल पेट्रोल सब कुछ मेरे जिम्मे है। बहन मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी अच्छे से करूँ, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुझे मजबूरी में समझौते करने पड़ेंगे। यह सुनकर नेहा पहली बार चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ गई। उसी रात आर्या कमरे में बैठी थी। उसने इस पूरे झगड़े को अंदर से सुना था। उसके दिल में अजीब सा खालीपन था। तो ये सब मेरी नौकरी छोड़ने का नतीजा है? क्या सच में घर मेरी वजह से डगमगा रहा है? लेकिन फिर मेरा क्या? मैं दिन रात खटती रहूं और लोग उसे भी मेरी जिम्मेदारी माने? कहीं ना कहीं मुझे ही तो दोषी ठहराया जाएगा। विवेक कमरे में आया, थका हुआ लग रहा था। उसने बैग नीचे रखा और बोला, आर्या तुमने देखा ना मम्मी पापा कितने परेशान हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सब मैनेज करूं, कैसे समझाऊं मैं इनको। आर्या ने शांत स्वर में कहा, विवेक मैं नौकरी करने से पीछे नहीं हट रही। तुमने ही कहा था कुछ दिन छोड़ दूं, लेकिन घर वाले समझ ही नहीं रहे हैं कि नौकरी के साथ घर के सारे काम करना कितना मुश्किल है। अगर घर में थोड़ी मदद हो या कम से कम एक बर्तन धोने वाली रख लें तो नौकरी भी कर सकती हूँ और घर भी देख सकती हूँ। विवेक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान के साथ एक भरोसे की चमक थी। शायद अब मम्मी पापा को भी ये बात समझनी पड़ेगी, वरना हालात और बिगड़ेंगे। अगली सुबह का नाश्ता बनाते हुए आर्या ने जानबूझकर आवाज़ ऊंची कर दी, मम्मी जी दूध खत्म हो गया है, सब्जी भी बस थोड़ी सी बची है, आज बाजार से लाना पड़ेगा। सुधा देवी बोली, आर्या अभी तो महीने की शुरुआत है, सब्जी का खर्च इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? आर्या ने सीधे कहा, मम्मी जी जब पैसे 2 तरफ से आ रहे थे तब सब ठीक था, अब अकेले विवेक पर बोझ है तो खर्चा कहाँ से चलेगा? या तो आप लोग भी थोड़ा कटौती करना सीखिए, या फिर मान लीजिए कि बिना मेरी नौकरी के घर चलना मुश्किल है। यह सुनकर सुधा देवी कुछ देर तो सन्न रह गई। नेहा भी वहीं खड़ी थी। पहली बार उसे भी एहसास हुआ कि जिस आराम से वह ड्रेस मंगवाती है, दोस्तों के साथ घूमती है, उसके पीछे घर का असली बोझ कौन उठा रहा है। उसी दिन पड़ोस की शैलजा आंटी मिलने आई। उन्होंने सुधा देवी से हंसते हुए कहा, अरे सुधा तुम्हारी बहू तो बहुत होशियार है, हमें तो गर्व होता है देखकर कि तुम्हारे घर की बहू भी नौकरी करती है। अब तो औरतें घर का हाथ बटाती है, तभी तो खर्चा चलता है। सुधा देवी मुस्कुराई तो जरूर, लेकिन उनके मन में हलचल मच गई। क्या सच में मेरी सोच पुरानी पड़ चुकी है? पड़ोस की औरतें भी मानती है कि अब बहुओं को नौकरी करनी चाहिए, तो मैं क्यों जीत पकड़ कर बैठी हूँ। शाम को विवेक ने साफ कहा, मम्मी अगर हालात सुधारने हैं तो आर्या को फिर से नौकरी करनी होगी और घर का काम बांटना पड़ेगा, वरना कार ही नहीं और भी बहुत कुछ बेचना पड़ेगा। मोहनलाल ने हामी भरी, सुधा बेटे की बात में दम है, हमें भी अब वक्त के साथ बदलना चाहिए। सुधा देवी पहली बार बिना बहस किए चुपचाप सिर झुका लिए। रात को खाना सब साथ बैठे खा रहे थे। माहौल थोड़ा भारी था। सुधा देवी चुपचाप रोटी तोड़ रही थी। मोहनलाल हमेशा की तरह कम बोल रहे थे। नेहा के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। विवेक ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आज से घर के काम सबको बांटने होंगे, अकेले आर्या से सब नहीं होगा। अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। नेहा भड़क गई, मतलब मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरी पढ़ाई है, अब घर का काम मैं भी करूँ? आर्या चुपचाप सब सुन रही थी। उसने धीरे से, हाँ तुम्हें रोज़ 2-3 बर्तन धोने होंगे, बस मैं भी पढ़ाई करके नौकरी तक पहुँची हूँ और पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम किए थे। कोई भी काम पढ़ाई में रुकावट नहीं डालता अगर इंसान मैनेज करना जानता हो। नेहा तुनक कर बोली, मुझे आदत नहीं ये सब करने की, बचपन से मम्मी ने कभी करने ही नहीं दिया। विवेक ने सख्त लहजे में कहा, तो अब आदत डालनी होगी नेहा। सुधा देवी पहली बार
हस्तक्षेप किया। ठीक है, आर्या ऑफिस जाएगी तो मैं सब्जी काट दूंगी, आटा गूंथ दूंगी, बाकी खाना बनाने में मैं आर्या की मदद कर सकती हूँ। नेहा को रोज़ अपने कपड़े खुद धोने होंगे और बर्तन में भी हाथ बटाना होगा। नेहा मुंह बना लिया लेकिन कुछ बोली नहीं। अगले दिन से बदलाव शुरू हो गया। सुबह सुबह जब आर्या उठी तो देखा सुधा देवी पहले ही रसोई में सब्जी काट रही थी। आर्या को यकीन नहीं हुआ। मम्मी जी, आप क्यों कर रही हैं? मैं कर लेती। सुधा देवी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें ऑफिस भी जाना, मैं कर लूँगी, तू बस जल्दी तैयार हो जा। आर्या का दिल भर आया। कई महीनों में पहली बार उसे लगा कि शायद हालात बदल सकते हैं। नेहा हल्की अब भी काम को टालने की कोशिश करती रही, लेकिन विवेक हर बार उसे याद दिला देता, नेहा अपने बर्तन खुद धो लो, अपना कपड़ा खुद धोने का आदत डालो। पहले पहले नेहा बड़बड़ाती, लेकिन धीरे धीरे उसे भी समझ आने लगा भाई भाभी दोनों की कमाई घर के लिए कितनी ज़रूरी है। इसी बीच मोहल्ले में बातें फैलने लगी। पड़ोसी लोग कहने लगे, मोहनलाल जी का घर बदल गया, उनकी बहू फिर से नौकरी करने लगी, अब देखो घर का सिस्टम कितना अच्छा हो जाएगा। कुछ औरतें सुधा देवी से कहती, भाभी आपने बहुत सही किया, आजकल तो बहुओं की नौकरी किए घर चलाना मुश्किल है। सुधा देवी सुनकर चुप हो जाती, पर अंदर से उन्हें भी एहसास होने लगा कि पुरानी सोच छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। आर्या जब दोबारा नौकरी पर लौटी तो उसके सामने नई चुनौती थी। ऑफिस में उससे कहा गया, तुम्हें अब देर तक रुकना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बड़ा है। वह जानती थी कि देर से घर लौटने पर फिर वही ताने सुनने को मिलेंगे। उसने विवेक से कहा, अगर मैं रोज़ देर से आऊँगी तो मम्मी पापा फिर नाराज़ होंगे। विवेक बोला, इस बार मैं संभाल लूँगा, तुम बस काम पर ध्यान दो। सचमुच एक दिन जब आर्या रात 9 बजे लौटी तो सुधा देवी बड़बड़ाने लगी, लो फिर वही लेट लतीफ़ी शुरू हो गई, घर की बहू ऐसे रात को आती है क्या? इससे पहले कि आर्या कुछ कहती, विवेक ने साफ कहा, मम्मी अगर बहू नौकरी करके पैसा ला रही है तो थोड़ा देर से आना बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि वे घर के लिए मेहनत कर रही है। मोहनलाल भी बोले, सुधा ये ज़माना बदल गया है, अब बहुओं को रोकने से अच्छा है उनका साथ दो। सुधा देवी धीरे धीरे चुप रहना सीख ली। अगले दिन रात का समय था। आर्या ऑफिस से लौटी। उसने देखा कि रसोई साफ थी, सब्जियां कटी हुई रखी थी और सिंक में ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। यह देखकर उसे एक पल को सुकून मिला। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अब सब मिलकर काम कर रहे हैं। मम्मी सुबह सब्जियां काट देती है, पापा बाजार से सामान ले आते हैं और नेहा बर्तन धो देती है। तुम्हें थोड़ा कम थकान होगी। आर्या ने गहरी सांस। हाँ, फर्क तो पड़ा है, लेकिन सच कहूँ तो थकान सिर्फ हाथ पाँव की नहीं, दिमाग की भी होती है। सुधा देवी वहीं बैठी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बिल्कुल सही कह रही हो आर्या, मैंने भी अब समझा है कि अकेली बहू पर पूरा घर छोड़ देना सही नहीं। आज मैं नेहा को सब काम पर डाल दूँ और खुद आराम करूँ तो कल वही हाल उसका होगा जो तुम्हारा था। अब तो ये घर सबका है तो काम भी सबका है। कुछ दिन ऐसे ही बीते, सब मिलकर काम करते। माहौल पहले से बेहतर था, लेकिन नई मुश्किलें भी आने लगी। पहली मुश्किल पड़ोसियों की बात थी। गली की एक आंटी सुधा देवी से कहा, अरे हमने तो सुना आपकी बहू अब घर के काम नहीं करती, सब आपके सिर पर छोड़ दिए हैं। सुधा देवी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने आकर आर्या से कहा, लोग अब भी समझते हैं कि बहू सिर्फ घर के काम करने के लिए होती है, बाहर जाकर कमाती है ये कोई गिनता ही नहीं। आर्या ने कहा, मम्मी जी समाज बदलने में वक्त लगता है, लेकिन अगर हम सही हैं तो हमें दूसरों की बातों से डरने की ज़रूरत नहीं। एक दिन आशीष का चचेरा भाई घर आया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई आशीष तुम तो बड़े निकम्मे में निकले, बीबी को भी नौकरी पर भेज दिया और घर का काम माँ बहन से करवाते हो। नेहा को बहुत गुस्सा आया। उसने वही जवाब दिया, भैया काम करना कोई नीचा काम नहीं है, जब बहू कमा रही है तो क्या घर वाले को घर नहीं संभालना चाहिए? ये तो बराबरी है। यह सुनकर सब रिश्तेदार चुप हो गए। हालांकि सब काम बांटने लगे थे, लेकिन घर का खर्च अब बहुत तंग था। लोन की किस्तें, बिजली पानी का बिल, नेहा की पढ़ाई और शादी के लिए पैसा जोड़ना, सब कुछ बोझ जैसा लगने लगा। एक रात आशीष ने कहा, आर्या हमें अब बहुत समझदारी से खर्च करना होगा, वरना हम दोनों चाहे जितना भी कमाएं कभी चैन नहीं मिलेगा। आर्या ने हामी भरी, हाँ, और शायद हमें समाज की तानों की परवाह छोड़कर अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। धीरे धीरे काम
धीरे धीरे घर के काम का बंटवारा अस्थायी हो गया। सुधा देवी सुबह सब्जी काट देती, पूजा करती, नेहा कॉलेज से आकर बर्तन और झाड़ू पोछा कर देती, आशीष बाजार का सामान लाता और कभी कभी खाना भी बना देता। आर्या ऑफिस से आने के बाद सिर्फ हल्का फुल्का काम करती और बाकी समय परिवार के साथ बिताती। कहानी से यह सीख मिलता है कि आज के समाज में बदलाव की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि घर की बोझ सिर्फ बहू पर डालना बंद किया जाए। काम और जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए, तभी परिवार में सुकून और इंसानियत बची रह सकती है। अगर आप सबको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।